नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पे लगे हुए होंगे। हमें निराश नहीं होना है और तैयारी को जारी रखना है। एग्जाम कभी भी हो, हमें अपनी तैयारी को पक्का रखना है। और साथ ही आज के पेपर की बात करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जीडीसी एग्जाम की बात करेंगे। ये एग्जाम कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर के लिए 3 जनवरी 2022 को हुआ था। इसके अंदर टोटल 30 सवाल मैथ के पूछे गए थे, जिसमें से सबसे पहला सवाल सवाल नंबर 31 है। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, महाशिवरात्रि के अवसर पर टेक्स्ट बुक आपके लिए दोबारा यहाँ पर एक दिन और एक्सटेंड कर दिया है। ये जो 12 मंथ का पास है अभी आपको एक दिन यानी 1 मार्च को ही 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रहा है। और जो भी कैंडिडेट 26 से 1 मार्च तक इस टेक्स्ट बुक पास को बाई करते हैं, किसी एक लक्की विनर को महिंद्रा थार कार जीतने का भी अवसर है। और यदि यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये डील आपको टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। जल्दी जाकर इसको ग्रैब कर सकते हो इस अवसर पर, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 100 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें से क्या दिया गया है, ए और बी क्रम से 80,000 रुपये और 60,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को वे किस अनुपात में बांटेंगे। तो जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है और जितने समय के अनुपात में लगाई है उसी के अनुपात में बांटेंगे। तो देखो, समय तो दोनों ने समान लगाया है। अब हमारे पास केवल बची है जो पूंजी लगाई है। ए और बी ने किस अनुपात में पूंजी लगाई है। इसने 80 में लगाई है, इसने 60,000 लगाया है। तो हम कह देंगे 8:3 में लगाई है, क्योंकि 0 से 4 जीरो कट गई। थोड़ा और सरल करोगे तो ये 4:3 हो जाएगा। 4 अनुपात यहाँ पे 6 होगा और ये 4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4:3 के अंदर। सवाल नंबर 32। एक उम्मीदवार 35% अंक प्राप्त कर 40 नंबर से फिर भी फेल हो गया, यानी 40 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। इसी प्रकार से दूसरे उम्मीदवार के 60% अंक आए और उसने पास होने वाले अंकों से 35 अंक ज्यादा लाया है। पूछा गया है कि पूर्णांक कितना था परीक्षा का। तो क्या करोगे आप? देखो, इस 60 में से ये 35 यदि आप घटाते हो, यानी 60% माइनस 35% की यदि बात करें तो ये किसके बराबर होगा? एक तो ये 40 और ये 35 दोनों के योग के बराबर होगा। हम कहेंगे 40 प्लस 35। ये आपका कितना आ चुका है? इधर तो 75 आ गया, इधर 25% के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे पता चल चुका है कि 1% की वैल्यू मेरी 3 के बराबर है और पूर्णांक होते हैं 100%, यानी कि 300 अंक का वो पेपर था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सवाल नंबर 33। इसको हल करना है आपको। ये कुछ संख्याएं दे रखी है आपको, सिंपली इसमें जोड़ना है। बस किसका ध्यान रखना है? दशमलव का ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहले इस प्रकार से संख्याओं को लिख लो। यहां आ जाएगा 023। फिर बात करते हैं 0.605। फिर 1 2 3 और उसके बाद इस प्रकार से बस आपको जोड़ना है। इनको जोड़ सकते हो आप। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, ये 9 हो चुका है, ये 14, इकाई हासिल 18, इस प्रकार से हो चुका है। तो 184983 हो चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। सवाल नंबर 34 की बात करते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना देखा है? 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ती है और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ती है तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात बताना है। यानी कि एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स है, किस अनुपात में थे? स्टार्टिंग में 2:3 में थे। अब लड़कों की संख्या में यदि 20% की वृद्धि हुई है, हम स्टार्टिंग में मानते हैं 120 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। यानी 2 का 120%, तो हमने इसको 120% से मल्टीप्लाई कर दिया है। लड़कियों की संख्या में कितनी? 10% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होकर कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। अब नया अनुपात ये हो चुका है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 1 0 से 0 कट जाएगा।
इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 आ जाएगा और इनको करोगे तो ये 33 आ जाएगा। 3 से और कट रहे हैं, 3 से ये जाएगा 8 बार, ये जाएगा 11 बार, तो 8:11 आ चुका है नया अनुपात। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सवाल नंबर 35 की बात करते हैं। एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 65% उम्मीदवार गणित में पास हुए। यदि 27% उम्मीदवार दोनों में फेल हुए तो हमें क्या करना है? दोनों का सबसे पहले देखना है, दोनों क्या हुए? फेल हुए हैं। ठीक है, तो बाकियों को भी फेल में चेंज करना पड़ेगा, यानी अंग्रेजी वाले और गणित वालों को भी फेल में चेंज करना पड़ेगा। अंग्रेजी में टोटल 70 पास हुए तो फेल कितने हुए हैं? 30% कह देंगे। इसी प्रकार गणित में फेल कितने हुए हैं? तो हम कहेंगे 35% फेल हुए हैं। अब देखो, जो फेल फेल वाले हैं गणित और अंग्रेजी में, उनको जोड़ते हो आप 30 + 35 को जोड़ोगे और इस 27 को घटा दोगे, तो ये टोटल आपके पास जो फेल हुए वो आ जाएंगे 65, या फिर इस प्रकार से आप घटाओगे 30 में से 27 तो 3 और ये आपका 38% जो है वो आपके क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं? ये तो आपका किसका है? फेल की बात करते हैं तो ये आ चुका है। पास की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा? टोटल 100 होता है, तो ये आपका 62% टोटल पास हुए हैं। अब आपको 248 क्या दे रखा है? पास होने वाले उम्मीदवार, तो कुल उम्मीदवारों की संख्या पूछी गई है। 62 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 248 दे रखी है 62% की वैल्यू। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी बार भाग जा रहा है? 4 बार, तो 1% 4 हो गया है। टोटल कितने होते हैं? 100% होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 आ जाएगी। तो 400 हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। दो ट्रेन एक ही समय में दो स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दोनों ट्रेनों के मिलने के समय स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन ने कितना अधिक 100 किलोमीटर अधिक चली है। दोनों स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। देखो, इस प्रकार से दो स्टेशन है, ए इधर है और बी इधर है। दोनों एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट करता है, बी वाला इधर से, ए वाला इधर से। अब मान लिया वो कहीं पे यहाँ पे मिल चुके हैं। जब ये मिले हैं तो जो बी वाले ने क्या किया है, जितना ए चला है यदि इसको एक्स माने तो ये x + 100 अधिक चल दिया है, ये कहने का मतलब है। तो आपको दूरी का अंतर दे रखा है दोनों का, कि जो बी ने कितना अधिक चला, 100 अधिक चला है। अब देखो, दोनों एक ही समय पर रवाना हुए थे और मिले थे, तो दोनों का जो समय है वो बराबर हो गया, क्योंकि दोनों समान समय पे चले हैं। अब यदि समय बराबर है, आप जानते हो कि चाल है जो दूरी के समानुपाती होती है, यानी कि जो अनुपात चाल का है वही अनुपात दूरी का हो जाएगा। तो चाल का अनुपात कितना होता है? कितना है दे रखा है? 50 और 70 है चाल, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। हो गया है। अब दूरी का अनुपात भी यही होगा, क्योंकि दूरी चाल के समानुपाती होती है, तो दूरी का अनुपात भी 5:7 हो जाएगा। इनके बीच का यदि अंतर देखा जाए तो 2 का अंतर है, और ये जो 2 का अंतर है दूरी के बीच में, इसने 5 चली है, इसने 7 चली है। एक्चुअल में वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर अधिक चला है, यानी कि 2 की वैल्यू 100 के बराबर है। आपको पता चल चुका है कि 2 की वैल्यू यदि 100 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 50 के बराबर होगी। 1 की वैल्यू यदि 50 के बराबर है तो 5 की 250 हो चुकी है, यानी कि 250 किलोमीटर चला है। और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 350 किलोमीटर चला है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ दो, यानी कि 250 + 350, तो टोटल दूरी हो जाएगी, क्योंकि ये 5 चला है, ये 7 चला है और उसके बाद में दोनों मिल गए हैं, तो ये आपकी टोटल हो गया 600 हो गया। तो 600 किलोमीटर टोटल दूरी आ चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37, यदि किसी वस्तु को 450 में बेचा जाता है तो कितने % की हानि होती है? 80% की। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा? देखो, कोई चीज यदि 100 की है, 20% की हानि हुई है, तो 100 में से यदि आप 20 घटाते हो तो 80% आ जाता है। इसी प्रकार से यदि लाभ 20 का हुआ है तो 100 में 20 जोड़ा जाता है तो ये 120 आ जाता है।
अब देखो ये जो 450 दे रखा है आपको 80% की वैल्यू दे रखी है, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हमसे पूछा गया है। यदि आप इसको काटते हो तो ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। इस प्रकार से 2 का जब इसमें भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 2 का भाग 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को करेंगे तो 3 से 6 आ जाएगा, और 25 को करेंगे तो 75 आ जाएगा। इतने रुपए हो चुके। यानी कि 20% यदि लाभ पर बेचा जाता है तो जो विक्रय मूल्य है वो 675 रुपए होगा। सवाल नंबर 38 की बात करें। एक कार्य को कुछ लोग मिलकर 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लोग और साथ हो जाते हैं तो कार्य 15 दिन पहले ही पूरा हो जाता है, यानी 60 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए कि वहां स्टार्टिंग में कितने लोग थे, ये पूछा गया है। देखो हमने माना कि x लोग थे स्टार्टिंग में, x लोगों ने एक कार्य को, कुछ लोगों ने, x लोग थे, कितने दिनों में कंप्लीट कर दिया, 75 दिनों में। तो ये टोटल काम हो गया। क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया ये। यही वर्क कौन करते हैं? 6 लोग और मिलकर कितने दिनों में खत्म कर देते हैं? 60 दिनों में खत्म कर देते हैं। ये भी टोटल वर्क के बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर है। यहां से आप थोड़ा सा यदि सरल करते हो, यदि हम 75 और इस 60 को काटें तो ये 5 बार जाएगा, और ये x प्लस 6 4 बार चला जाएगा, 15 से कट गए। तो ये 5x आ चुका है, ये 4x प्लस 24 हो चुका है। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। कितनी हो चुकी है? 24 हो चुका है। कितने लोग? 24। यानी स्टार्टिंग में कितने लोग थे? x लोग थे, और x लोग किसके बराबर है? 24 के बराबर। आ चुका है आपका आंसर। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन 39 की बात करते हैं। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है 9:1, उनके परिमाप का अनुपात पूछा गया है। अब देखो वर्ग की बात की गई है। यदि हम कहते हैं कि जो भुजा का अनुपात बात कर लो, या परिमाप का अनुपात बात करो, या फिर विकर्ण की बात करें, तीनों एक ही अनुपात में होते हैं, भुजा, परिमाप और विकर्ण। और जो क्षेत्रफल होता है वो इनके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि भुजा मेरी a है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? a स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार से ये तीनों अनुपात a के अनुपात में होता है, और क्षेत्रफल इनके स्क्वायर के अनुपात में होता है। अब आपको ये वाला अनुपात दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंडरूट लेना पड़ेगा। 3:1 हो जाएगा। 9 का अंडरूट लोगे तो 3 हो जाएगा, 1 का 1 रहता है, तो 3:1 हो चुका है। अब चाहे आपसे भुजा का पूछते, चाहे परिमाप का पूछते, और चाहे विकर्ण का अनुपात पूछते, तीनों यही अनुपात में होते। तो ये हो चुका है हमारे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है? डी हो गया। सवाल नंबर 40 की बात करते हैं। यदि एक आदमी पूरे महीने 30 दिन काम करता है तो उसे प्रतिदिन में 42 रुपए मिलते हैं। यदि वह अपने काम में अनुपस्थित रहता है तो उस पर 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता है जिस दिन वो अनुपस्थित रहता है। यदि उसे पूरे महीने का कुल टोटल 952 रुपए मिले तो वह अपने कार्य से कितने दिन अनुपस्थित रहा, ये पूछा गया है। देखो उसको कितने पैसे मिले, हम कहेंगे इतना पैसा मिला है। अब यदि वो 30 दिन, टोटल महीने में 30 दिन काम करता तो प्रतिदिन के हिसाब से उसको कितना पैसा मिलता? तो आप 30 को 42 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलता? कितना हो जाता है? 1 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इतना रुपए मिलता। मगर एक्चुअल में उसको कितना मिला? 952 रुपए ही मिला है। तो 952 आप इसमें से घटा दो, इतना मिला है। मिलना चाहिए था कितना? 1260 यदि पूरे टाइम काम करता। यानी कि वो कुछ दिन अनुपस्थित रहा है, इसी वजह से नहीं मिला। तो 1260 में से यदि मैं 952 घटाता हूं तो कितना बचता है? तो देखो 48 तो ये हो जाएगा, और 260 ये हो जाएगा। यानी कि 308 रुपए, 308 रुपए कम मिले उसको। 308 की यदि बात करते हैं,
एक दिन की यदि बात करें तो कितना कम मिलेगा उसको, ये बात करते हैं कि एक दिन के हिसाब से कितना कम हो जाता है उसका। देखो, जिस दिन उसने काम नहीं किया तो उसको 42 रुपए तो ऐसे ही नहीं मिलने हैं, 42 रुपए तो ऐसे ही नहीं मिलने हैं, और साथ में उसके 2 रुपए और कट जाएंगे, यानी एक दिन काम नहीं करने के टोटल 44 रुपए उसके माइनस हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। टोटल उसके 308 रुपए माइनस हुए हैं। तो आप क्या करो, कितने दिन अनुपस्थित रहा है, नंबर ऑफ दिन निकालने के लिए 308 को 44 से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे, यदि इसको 4 से काटते हो तो 7 और 7, ये कितनी बार जाएगा, 4 से 11 बार जाएगा, तो 7 आ चुका है, यानी 7 दिन वो अनुपस्थित रहा है, अनुपस्थित दिन आ चुके हैं उसके, कितने, 7 दिन आ चुके हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो, अभाज्य संख्याओं के औसत का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको 9 अभाज्य संख्याएं स्टार्टिंग की लिखनी पड़ेगी, उनको जोड़ना पड़ेगा और उनका एवरेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले संख्या 2 होती है, उसके बाद में 3, 5, 7, तो 10, 1 और 10 के बीच में ये हो चुकी। 11 से 20 के बीच में भी 4 होती है, कौन कौन सी, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा, 8 हो गई टोटल। एक संख्या इससे आगे यदि बात करें 23 हो जाएगी, तो टोटल ये 9 संख्याएं हो गई है। अब देखो, ये आपका 5 और 5 कितना हो गया है, 10 हो गया है, 10, इनका योग हो चुका है 10। उसके बाद में ये 7 है और ये 23 है, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 11 है और ये 19 है, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इन दोनों को भी यदि मिला दिया जाए तो 30 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया है, 100 हो गया है योग, और संख्या थी 9, तो 100 को यदि 9 से आप डिवाइड करते हो तो एवरेज कितना आ जाता है, 11 सही 1/9 आ जाएगा। ये आपका एवरेज आ गया, औसत आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 42 की बात करें, एक सड़क 800 किमी लंबी है, एक कॉन्ट्रैक्टर उस पर सड़क पर हर 16 किलोमीटर की दूरी पर एक खंबा खड़ा करना चाहता है। कुल खंभों की संख्या कितनी होगी ये बताना है हमें। तो देखो, टोटल आपको यदि जैसे 800 मीटर बताई है, 800 मीटर क्या 800 किलोमीटर बताई है, अब हमको क्या करने हैं कि हर 16 किलोमीटर पर खंबा खड़ा करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले सबसे पहले नंबर ऑफ टुकड़ों में बांट लेते हैं सड़क को। वो कैसे आ जाएगा, 800 को आप 16 से डिवाइड कर दो, तो जितने नंबर ऑफ टुकड़े हैं वो आ जाएंगे, और उसमें यदि एक अधिक कर देते हो तो नंबर ऑफ खंबे आ जाएंगे। क्योंकि देखो, जो खंभों की संख्या होती है, ये खंबा है, ये खंबा है, तो वो किससे अधिक होता है, एक अधिक होता है जो बीच में टुकड़े हैं। जैसे मान लिया कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा टुकड़ा हो गया, चौथा, ये पांचवा, ठीक है। सड़क के 5 टुकड़े हो गए हैं, तो 5 टुकड़ों पर कितने खंबे लगेंगे, देखो यहां पर पहला खंबा, दूसरा खंबा, तीसरा खंबा, चौथा खंबा, पांचवा खंबा, छठा खंबा, यानी कि यदि टुकड़ों से एक अधिक होता है। तो 800 को मैंने 16 से डिवाइड किया तो कितना आया, ये मेरा 50 आ गया, एक अधिक होगा तो 51 आ चुका है। इस प्रकार से आप नंबर ऑफ खंभों की संख्या निकाल सकते हो, 51 हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सवाल नंबर 43 की बात करते हैं, 333 का 1/3 60 के 2/3 से कितना अधिक है। यानी 333 का 1/3 60 के 2/3 से कितना अधिक है, ये पूछा गया है। यदि आप इसको सरल करते हो 111 आ जाएगा, और यहां से काटने पे 30 इंटू 2, 30 से काटोगे 20, 40 आ जाएगा। इनको यदि आप घटाते हो, 110 में से 40 घटाते हो तो 70 आता है, एक अधिक तो 71 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गए। क्वेश्चन 44, एक ट्रेन 210 मीटर और 122 मीटर के पुल, यानी पुल की लंबाई दे रखी है आपको, दो अलग अलग, को कितने सेकंड में, 25 और 17 सेकंड में क्रमशः पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछी गई है आपसे।
तो यदि आप इन दोनों का अंतर करते हो, मीटर में यदि अंतर घटाते हो, कितना आएगा? 210 में से आप 122 को यदि घटाते हो, यहाँ पर 8 आ गया, 3, ये आपका 7 आ गया, 8 3 7, ठीक है, 78 आ गया। अब जो ये 78 मीटर है, ये किसके बराबर हो जाएगा? आप यहाँ पर टाइम से घटा दो कि 78 मीटर जो चला है वो किस वजह से, किस टाइम में चला है। तो 25 में से आप 17 घटा दो, कितना आएगा आपका? ये 8, यानी कि 8 सेकंड के अंदर कितना चल जाता है? वो 78 मीटर चलता है। ट्रेन है जो 8 सेकंड में 78 मीटर चलती है। ओके, ये हो चुका है ट्रेन का 78 मीटर चलती है 8 सेकंड के अंदर। हमको पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। अब यहां से सबसे पहले हम 8 सेकंड है, 78 है, तो यहां से आप चाल निकाल सकते हो ट्रेन की, कि ट्रेन है जो 78 मीटर चलती है कितने सेकंड में? 8 सेकंड में चलती है। तो हमारे पास यहां से, या फिर देखो, ये 78 मीटर चलती है, ओके, 8 सेकंड में। तो यहां से आप यदि देखो चाल निकालते हो, कितनी आ जाएगी? 78/8, 78/8 हो गए। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? ये आपका 80 हो जाएगा। यदि 120 होता तो 80 और 90, 80 और 80 90 हो जाता। तो 90 से यदि 2 कम करते हैं तो 88 आएगा। ये 88 आएगा, भाग दोगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ पर 88 आएगा। तो देखो ये इतना आ चुका है। चाल हमारी कितनी आ चुकी है? 11 आ चुकी है। वो कह रहा था 8 सेकंड के अंदर 88 चलता है, चाल आ चुकी है 11 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 11 मीटर प्रति सेकंड। तो यदि हम पहले वाले की बात की जाए तो कितनी दूरी चलेगा वो? 25 मिनट के अंदर। तो 25 इंटू आप 11 कर दोगे तो ये 275 चलता है। 275 चलता है, टोटल दूरी 275 चलती है ट्रेन 25 सेकंड के अंदर। तो 210 मीटर का तो पुल था, उसको पार कितने में करती है? 75 सेकंड में पार करती है। तो टोटल वो 275 दूरी चलती है। टोटल दूरी किसके बराबर चलती है? यदि हम कहते हैं पुल को यदि पार कर रही है ट्रेन, अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो पुल तो 210 मीटर का था, तो आप 275 में से 210 यदि घटाते हो तो आपका 65 बच जाता है। तो जो ये 65 अधिक आया है, यही वो ट्रेन की लंबाई है जो ट्रेन चली है उस 25 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास आ चुकी है कितनी? 65। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सवाल नंबर 45 की बात करें। एक व्यक्ति 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 की राशि उधार लेता है। हर वर्ष अंत में 1500 रुपए वापस कर देता है। तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा उसका जो उधार है वो चुकता हो जाए? पूरा का पूरा उसका उधार क्या हो जाए? चुकता हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर साल का अलग अलग निकालना पड़ेगा मिश्र धन, और फिर उसमें से हम क्या करेंगे? हर साल की 1500 रुपए किस्त घटाते जाएंगे। तो देखो स्टार्टिंग में कितना है? 4000 रुपए। 4000 का आप क्या करोगे? देखो 20% तो क्या है? ब्याज। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? हम कहेंगे 20 + 100, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। 120 मेरा क्या हो जाएगा? मिश्रधन। 120% हो जाएगा। तो आप 4000 का 120% निकाल दो, ये पहले साल का हमारा मिश्रधन आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो परसेंटेज का यदि हम साइन हटाते हैं, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगी, ये कट जाएगी। 12 को 4 से करते हो 48 आ जाता है, और डबल 0 आ जाएगा। इतना आ गया। अब इसमें से आपको पहली किस्त वो चुका देता है कितनी? 1500। तो 1500 आप इसमें से घटाते हो, आपके पास कितना बच जाता है? हम कहेंगे 3300 बच जाता है। 3300 यानी 1500 रुपए उसने चुका दिए हैं। अब 3300 रुपए उसके उधार हो चुके हैं। एक साल के बाद वापस इस पे अगले साल 120% के हिसाब से मिश्रधन बनेगा।
यानी कि 20% ब्याज लगेगा, जिससे मिश्र धन कितना बन जाएगा अगले साल की बात करें, इस प्रकार से कट जाएगा। और इसको आप 12 को मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले पीछे 0 आ जाएगी, फिर 6 9 3 इतना आ जाएगा, इतना मिश्र धन आ जाएगा। अब वापस से इस साल वो 1500 की किस्त चुका देता है, तो घटाने के बाद उसके पास बचता है 2460 बच जाता है, इतना बच जाएगा। अब इस पर वापस से 20% ब्याज लगेगा, तो मिश्र धन निकालते हैं कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 से 0 कट जाएगी। आपको अब 12 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये 2952 आ जाएगा, 2952 आ जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है। तो तीसरे, पहले 2 साल तो उसने किस्त चुका दिया, पूछ रहे हैं कि तीसरे साल उसको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा टोटल, तो तीसरे साल उसको इतने रुपए चुकाने पड़ेंगे, ठीक है, कुल टोटल इतना रुपए चुकाना पड़ेगा। ये आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, 29 डी ऑप्शन, 2952 दे रखा है आपको। तो इस प्रकार से ये हो चुका है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 46, एक वस्तु को 600 रुपए विक्रय करने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 400 रुपए में विक्रय करने से होने वाली हानि के बराबर है। यानी कहा गया है यदि वो 600 रुपए में बेचता है तो उसको लाभ होता है, और 400 में बेचता है तो उसको हानि होता है, और जो लाभ और हानि है वो दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो क्या होगा, इनके एकदम बीचों बीच में होगा, ठीक है, क्या होगा, बीचों बीच में होगा, क्योंकि लाभ और हानि बराबर है। तो एक तरीका तो आप दोनों को घटा दो, कितना आया 200, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये 100 रुपए का लाभ हो रहा है और 100 रुपए की हानि हो रही है। यदि यहां से 100 रुपए मैं कम करूं तो मेरा 500 आ जाएगा, या फिर इससे हानि वाले से 100 अधिक करूं तो भी 500 आ जाएगा। तो मुझे पता चल चुका है कि 500 रुपए मेरा क्रय मूल्य है, दोनों के एकदम बीचों बीच होगा, क्योंकि लाभ, इधर लाभ हुआ है और इधर हानि हुई है, दोनों की दोनों बराबर है 100 की, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना था, निकाल लिया हमने। अब 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, तो आपका क्रय मूल्य पे होता है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाला। अब 25% का यदि लाभ होता है, 100 उसका क्रय मूल्य था, 25 लाभ, परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना हो चुका है 125%, तो 500 का 125% हमें निकालना है। थोड़ा सा यदि सरल करोगे तो 500 5/4 लिख सकते हैं इसको। अब यदि आप इसको काटते हो, 4 एकम 4 जाएगा, फिर आपका 10 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा, 125। तो ये 625 रुपए आ चुका है आपका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 में क्या कहा गया, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 500 और 400। अब देखो, सबसे पहले हम इस प्रकार से एक आयत बना लेते हैं। ये आपका 500 है और ये आपका 400 दे रखा है। यदि इसके अंदर 10 मीटर चौड़ी एक सड़क एक दूसरे के लंबवत और मैदान के लंबवत स्थित है, तब सड़क का कुल क्षेत्रफल बताना है। अब देखो, एक सड़क बनाई गई इसके बीच में इस प्रकार से, और इधर भी है ये सड़क। थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे बनानी पड़ेगी, ये सड़क बना दी है इसके बीच में। अब इसकी चौड़ाई बताई गई है आपको 10 है, यानी कि यहां से लेकर यदि मैं बात करूं, ये आपको 10 दे रखा है, और ये चौड़ाई भी 10 होगी, ये भी कितना होगा, 10 होगा। तो अब देखो, हमें इस जो सड़क बनाई गई है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले यदि मैं इसको 2 भागों में बांट दूं, देखो कैसे, कि मान लो कि देखो मुझे पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये बीच में मेरा एक आयत बन गया है, और बाकी मेरे पास क्या बन चुके हैं, 2 टुकड़े बन चुके हैं। इस प्रकार से 2 टुकड़े बन गए हैं, ठीक है। तो बीच में एक छोटा आयत बन गया है। अब इस छोटे आयत की यदि बात की जाए, लंबाई कितनी है,
जितनी पूरे की लंबाई है, यानी पूरे की लंबाई 500 है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। और चौड़ाई कितनी है? 10। तो हम सबसे पहले इसकी निकाल लेते हैं। देखो 500 इंटू 10 करोगे तो ये आपका कितना आ गया है? 5000 आ गया। तो 5000 तो इसका हो गया है क्षेत्रफल। इसको हम आकृति नंबर 1 दे देते हैं, 1 का क्षेत्रफल। अब हमारे पास इधर और इधर दो टुकड़े बचे हैं, प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी? तो देखो ये 10 आपको कम करना पड़ेगा। यदि इसको 10 कम करते हैं तो कितना बचा? टोटल 400 थी। तो 10 यदि मैं माइनस कर दूं 400 में से, तो ये मेरा हो जाएगी, बाकी बची हुई लंबाई हो जाएगी 390 हो जाएगी। 10 कम कर दिया है और चौड़ाई तो 10 ही है। तो ये करोगे तो आपका 3900 आ जाएगा। दोनों को आपको जोड़ना है। क्षेत्रफल 2 एंड 2 कौन सा हो गया? ये और ये भाग 2 हो गया। इन दोनों की 2 लिख दिए। तो टोटल 8900 हो गए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। या फिर एक तरीका और है, क्या करोगे आप? यहां से यदि 10, ये पूरा का पूरा 500 है आपका, ठीक है, इतना भाग 10 है। तो 10 आप यदि घटाते हो, आधा आधा करते हो तो कितना हो जाता है? ये 250 हो जाता है। यहां तक की बात करें तो ये आपका 250 हो जाता है। इसको आधा करते हैं और इतना इसका भी आधा करोगे तो 5, 250 में से 5 घटाओगे तो ये आपका 245 हो चुका है एक भाग। और यहां से भी ऐसा करते हो, 200 हो जाता है सबसे पहले तो, यहां तक बीच के भाग तक। और उसमें से इस बीच वाली सड़क की चौड़ाई को भी यदि आधा करते हो तो 5 और माइनस करना पड़ेगा आपको। तो 200 में से 5 माइनस करते हो तो ये 195 आ जाएगा। तो एक जो आयत है उसका क्षेत्रफल आ चुका है आपके पास 245 इंटू 195। और इस प्रकार के 4 आयत बन रहे हैं। उन चारों को आप यदि माइनस कर देते हो पूरे में से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मगर यहाँ पर हमारा थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि 245 और 195 को हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है, मगर यहाँ पर आपको थोड़ा चित्र से समझना पड़ेगा। सवाल नंबर 48 की बात करते हैं। आपको ये दे रखा है। अब सबसे पहले आप इसको देखो, इस प्रकार से सोचिए, गलती कहां पर होने का है डर। तो देखो सबसे पहले इस पूरे की यदि बात करते हैं, यहां पर आपको भाग का साइन दिया गया है। तो ये आपका 0.896 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। देखो यहां पर भी इतना है और यहां पर भी इतना है, दोनों में से कॉमन आ गया। अंदर जो बचा है, एक तो ये बचा है आपका 764 प्लस 0 पॉइंट इतना बचा है। नीचे की बात करते हैं तो यहां से 0.08 और 0.08 क्या 0.8 कॉमन आ चुका है। अंदर बचेगा 0.68 प्लस 0.93 इतना बचेगा अंदर। अब देखो इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं ना तो 1 बन जाता है। ये तो हो चुका इतना, अंदर जोड़ने पे 1 बन जाता है और नीचे भी यदि बात की जाए इसी प्रकार से 1 बच जाता है। अब आप इसमें भाग दोगे 8 का तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा और 2 बार जाएगा। और एक स्थान तो दशमलव सरक चुकी है, 2 के बाद लग जाएगी, इतने पे आ जाएगी 1.12 पे। अब देखो ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पर बच्चे ऐसा कर सकते हैं, हमें ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको उलझाने के लिए दिया गया है। इस प्रकार से नहीं होगा ये, क्योंकि उसने कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं लगा रखा है। ठीक है, ये क्या है कि कैसे लिखोगे आप? सबसे पहली संख्या को तो इसी हिसाब से लिख दोगे। अब जो ये बीच वाली संख्या है यहां पर आपको प्लस लगाना पड़ेगा। 896 इंटू 0.236 लिखोगे और बटे में 0.8 इंटू 0.068 इस प्रकार से होगा। फिर प्लस तीसरी संख्या आ जाएगी, इस प्रकार से होगा ये। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके भाग करना है और फिर करना है। तो क्या होगा? देखो हमें भी इनको कैलकुलेट नहीं करना है। ये 3.3 अंकों के बाद और यहां पर भी 3 अंकों के बाद है।
तो जो टोटल संख्या आएगी ना वो 6 अंकों की संख्या आएगी। ठीक है, 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगी। ये हो चुका है। अब देखो कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी हो चुका है। इनमें से कोई भी संख्या नहीं आ रही है 6 अंकों की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो चुका है। ओके, क्योंकि जो संख्या आएगी हमारी वो 6 अंकों की आएगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 49 की। एक हॉस्टल में 120 वयस्क लोग या 200 बच्चों के लिए भोजन तैयार था। यदि 150 बच्चों ने भोजन किया तो बचा हुआ भोजन कितने वयस्कों के लिए पर्याप्त होगा। एक हॉस्टल में देखो, वयस्क को मैं मान लेता हूं एक्स से और बच्चों को मान लेता हूं वाई से। डेढ़, या तो देखो जो भोजन है हमारे वो 150 120 वयस्क कर सकते हैं, यानी एक वयस्क एक्स यूनिट खाता है किसी चीज की, टोटल 120 वयस्क खा सकते हैं, इतना भोजन है। या फिर 200 बच्चे खा सकते हैं कि एक बच्चा वाई यूनिट कोई चीज की खा सकता है। तो टोटल यानी कि वाई यूनिट जैसे फ्रूट है, वाई यूनिट केले हैं तो वाई यूनिट केले खा सकता है, तो 200 बच्चे 200 इंटू वाई यूनिट केले खा सकते हैं। टोटल इतना भोजन है हमारे पास। ये तो आपका आ चुका है, क्या हम कहेंगे टोटल भोजन की बात करें तो। अब 150 बच्चों ने भोजन किया तो बचा हुआ भोजन कितने वयस्कों के लिए पर्याप्त है। तो सबसे पहले आप यहां पर बच्चों और वयस्क का अनुपात निकाल लो। काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और फिर काटोगे तो ये 4 से 3 बार जाएगा, 4 से ये जाएगा 5 बार। तो 3-5 का अनुपात आ चुका है, या फिर 5-3 का अनुपात आ चुका है। यानी कि एक वयस्क है जो 5 यूनिट चीजें खाता है। जैसे फल की बात कर लो, केले की बात कर लो कि एक वयस्क 5 केले खाता है और एक बच्चा एक दिन में 3 केले खाता है। ये हो गया। अब 150 बच्चों ने यदि भोजन किया है तो 150 ने प्रत्येक बच्चा 3 केले खाता है, तो टोटल कितना खा लिया उसने, 450 खा लिया है। अब टोटल कितना भोजन था, टोटल कितना भोजन था कैसे पता करें। तो देखो किसी से भी निकाल सकते हो आप, ये टोटल भोजन था। जैसे वयस्क 120 है, एक वयस्क 5 खाता है, मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। चाहे ये आप बच्चों से भी निकाल सकते हो। यानी टोटल भोजन में क्या है, 600 केले हैं, 450 केले खा चुके हैं, तो कितना बचा, हम कहेंगे 600 माइनस 450 घटाओगे तो 150 केले बच चुके हैं। अब जो ये 150 बचे हैं ये कौन खा रहा है, वयस्क खा रहे। तो कितने वयस्क खा सकते, एक वयस्क 5 केले खाने पर उसका पेट भर जाता है, तो 5 से भाग दो, 50 आ जाएगा। 50 क्या 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 वयस्क खा सकते हैं। वयस्क कितने का पेट भर जाएगा, 30 वयस्क का और पेट भर सकता है, इतना भोजन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 48 और 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी कि 48 और 80 को भाग देने से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आप इनका एचसीएफ ले लो, 48 और 80 का एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा, 4 का भाग जाता है दोनों के अंदर, तो 4 हमारा कॉमन लिया, यहां बचेगा आपका 12 और यहां आपका 20 बच जाएगा। अब कितना कॉमन आ रहा है, 4 और कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 3 और यहां पर 5। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो हमने कॉमन लिया है टोटल कितना, 4 इंटू 4 16 कॉमन ले लिया है। यही हमारी ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग दोगे तो पूरी पूरी भाग चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 51, 2 पाइप एक टंकी को 15 घंटे में और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने समय में फुल हो जाएगी, ये पूछा गया। तो सबसे पहले टंकी का टोटल वॉल्यूम कितना है वो निकाल लेते हैं। तो इनका आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 30। तो टोटल जो कैपेसिटी है टंकी की वो 30 है, ये आ चुकी है कैपेसिटी।
वैसे हम काम में इसको टोटल काम बोल देते हैं, और जब टंकी की बात होती है तो हम इसको टोटल कैपेसिटी बोल देते हैं। अब ए कितना भरता है, भाग दोगे तो 2 यूनिट भरता है और ये 3 यूनिट भरता है। ये प्रति घंटे की आ चुकी है, प्रति घंटे ये 2 भरता है, ये 3 भरता है। अब हमें समय निकालना है ये कि दोनों को यदि साथ खोला जाता है तो पूरी कैपेसिटी 30 यूनिट भरना है हमको पानी, और ये 2 भरता है, ये 3 भरता है, दोनों मिलाकर 5 भरेंगे तो 6 घंटे के अंदर टंकी फुल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 52। एक मोटर बोट जिसकी गति स्थिर जल में कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाकर और 30 किलोमीटर वापस आती है तो 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो नदी के धारा के बहाव की गति बतानी है, कि यानी कि नदी के जो बहाव है, धारा की गति बतानी है हमें, कहने का मतलब ये है। तो देखो, स्थिर जल के अंदर बोट की गति को हम यदि x मानते हैं और धारा की गति को यदि y मानते हैं तो धारा के अनुदिश गति क्या हो जाएगी, यानी धारा की दिशा में गति x प्लस वाई हो गई है, और धारा की विपरीत दिशा में गति क्या हो गई है, x माइनस वाई हो गई है। ये चीजें हैं। ये आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ये चीज दे रखी है। अब अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। ये चीजें तो हमें दे रखी है। टोटल टाइम 30 किलोमीटर आता है वो धारा की दिशा में, तो आने में कितना टाइम लगा, टोटल दूरी है 30 और वो चाल है x प्लस वाई धारा की दिशा में यदि बात की जाए। वापस जाएगा भी तो 30 ही जाएगा, मगर इस दौरान चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। और इसमें टोटल समय उसको कितना लगा है, इसको यदि हम चेंज करें 30 मिनट को आवर में तो 1/2 हो जाता है, तो ये 9/2 हो जाएगा समय। ठीक है, 9/2 हो चुका है समय, इतना समय टोटल लगेगा। ये लगा है अनुदिश और ये प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में समय, तो टोटल इतना हो चुका है। अब आपको दिखाई दे रहा है 30 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और वो इधर भाग में चला जाएगा दूसरी साइड। बाकी आप इधर एलसीएम लेते हो तो नीचे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ पर 9 था बट्टे 2, 30 भी आपका कॉमन लेकर इधर आ जाएगा। ये हो चुका है हमारे पास। अब हमारे पास x की वैल्यू है, आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो। तो देखो, मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं इस साइड, साथ के साथ हम इसको उल्टा लिख देते हैं। 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर आएगा, बटे में लिखोगे आप 15 दूनी 30, और इधर आपका 2 इंटू 30/9 हो जाएगा, 2/30 इंटू 9 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपका 225 हो चुका है, माइनस वाई स्क्वायर हो चुका है। 30 को उधर ले जाओगे तो 2 इंटू ये 900/9 हो जाएगा। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से इसको काटोगे तो 100 आ जाएगा। ये आपका कुल टोटल कितना आ चुका है, 200 आ चुका है। तो वाई स्क्वायर की बात करते हैं तो 225 माइनस 200 यानी कि 25 आ चुका है। तो वाई का मान अंडरूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी धारा की जो दिशा, धारा की जो गति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। क्वेश्चन 53। a/b आपको 4/3 दे रखा है, तो हम मान लेते हैं a मेरा 4 हो गया है, b 3 हो गया है। मान रखना है आपको इसके अंदर। ये 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया। नीचे भी इसी प्रकार से 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो ऊपर 18 आ चुका है, नीचे 6 आ चुका है। सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 54 की बात करें। एक बक्से में 20 गेंद है, जिसमें से 8 हरे रंग की, 7 सफेद रंग की, 5 लाल रंग की है। कम से कम कितनी गेंद उस बक्से में से निकाली जानी चाहिए कि हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य निकले। अब देखो,
मेरे पास 8 क्या है, हरे रंग की है, 7 सफेद रंग की है और 5 लाल रंग की है। कुल टोटल 20 है। इस प्रकार से देखो, माना यदि पहली गेंद रेड निकली, तीनों गेंद निकल जाए, इसकी अधिकतम क्या संभावना है वो देखते हैं। कि माना कि पहली गेंद निकली, वो रेड निकल गई, दूसरी भी निकाली, तो देखो इस प्रकार से लिखते हैं, पहली निकाली रेड निकल गई, दूसरी भी निकाली रेड निकल गई, तीनों निकल जानी चाहिए। ऐसे मैक्सिमम हमें कितनी बार तक निकाल ऐसा कितना क्रम हो सकता है अधिकतम जहां पर तीनों कलर रख निकल जाए, हर यानी कि ऐसा हो ही तीनों कलर आ चुके हों। तो देखो, पहली बार हमने माना कि रेड निकल गई, दूसरी बार भी रेड निकाला तो रेड गेंद ही निकली, तीसरी बार निकाला तो भी रेड निकल गई, चौथी बार निकाला तो भी रेड निकल गई और पांचवी बार निकाला तो भी रेड निकल गई। इस प्रकार से 5 हो गए। तो हमें अभी तो देखो एक ही कलर की निकली है, ये हो सकता है। इसके बाद में वाइट निकल गई, क्योंकि अब रेड खत्म हो गई, फिर वाइट निकल गई, उसके बाद में वाइट निकल गई, फिर वाइट निकल गई, फिर वाइट निकल गई, फिर वाइट निकल गई, फिर वाइट निकल गई। तो अब वाइट भी खत्म हो चुकी है, 5 ये और 2 7, वाइट भी खत्म हो गई। अब निकालेंगे तो हरी गेंद ही निकलेगी, क्योंकि वही बची है। तो टोटल देखो कितनी संख्याएं हो गई है, 1 2 3 4 5, 5 और 7 12, 12 और एक हो चुका है, 12 और एक हो 13 हो गए। यानी कि यहाँ पर हमें 13 बार निकालना पड़ा, 13 बार निकाला, जब जाके तीनों कलर की गेंद एक एक तो कम से कम निकल गई है ये। मगर यदि हरी गेंद पहली होती, माना कि स्टार्टिंग में सारी गेंद हरी हरी निकलती, तो पहली 8 गेंद हरी निकल गई, फिर सफेद निकल गई, तो यहां पर कितना हुआ, और अगली गेंद तो रेड ही निकलेगी, क्योंकि सारी हरी निकल गई है, सारी वाइट निकल गई है, उसके बाद में कौन सी निकलेगी, रेड निकलेगी। तो ये 15 और एक 16, यानी कि 16 बार हमें ऐसा काम करना पड़ा। देखो, ये 15, ये 7 और ये 1, इन सबको जोड़ते हैं तो 16, यानी 16 बार हमने किया, तब जाके रेड निकली। तो ये मेरा हो सकता है। तो हमें क्या करना है ऐसे सवालों के अंदर, कि जो सबसे अधिक दे रखा है, जो सबसे अधिक अधिक दे रखे हैं, उनको आप जोड़ लो, ठीक है। और उसमें से जो अगली होगी, मान लिया कि सारी ग्रीन है, जो अधिक वाले हैं सबसे पहले उनको जोड़ लो। कि ग्रीन थी, मान लिया 8 की 8 ग्रीन निकली है, और उसके बाद में उससे कम सफेद है, तो मान लिया कि 7 बची है कि सफेद, तो वो निकली है, 8 हो गई, फिर 7 हो गई, और उसके बाद में तो रेड बची है। तो अगली एक बार और ऐसा करते ही तो वो अपना हमारी रेड गेंद आ जाएगी। तो कम से कम तीनों गेंद तो एक बार आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले जो सबसे अधिक है उनको जोड़ लेना है, और उसमें एक और जोड़ देना है। ये करते ही आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको सवाल को समझना पड़ेगा, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो चुका है। मेरे हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी इस सवाल को, और आपको समझ में आया। यदि नहीं आया तो आप कमेंट मुझे जरूर करना। सवाल नंबर 55 की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व हुए शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितनी हो चुकी है। औसत उनका 43 है। 5 वर्ष पूर्व पति और पत्नी का औसत कितना है, 43 क्या 23 है। तो दोनों का कुल योग करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 46 हो जाएगा। अब देखो, बात करते हैं, ये तो 5 वर्ष पूर्व की थी। वर्तमान की बात करते तो 5 तो पति की भी बड़ी होगी और 5 पत्नी की भी बड़ी होगी, यानी आप इसमें 10 यदि जोड़ देते हो 56 हो जाएगा, जो कि इनकी वर्तमान उम्र है, पति और पत्नी की कुल टोटल। और तीनों की कुल टोटल वर्तमान कितनी है, तो हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा तीनों का। 2 की बात करते हैं, 56 है। तो बच्चे की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे कि तीनों की कुल टोटल 60 है, 2 की 56 है, तो ये जो 4 अधिक आई है यही तो बच्चे की होगी।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 वर्ष। सवाल 56 की बात करते हैं। एक व्यक्ति 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में 6 घंटे में 2 चरणों में पूरी करता है, यानी कि 2 चरण में चलता है वो। पहले चरण में वह बस के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यहाँ बस से चल रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर वो ट्रेन से चलता है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो उस व्यक्ति की ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बतानी है कि उसने कितनी चली है। कुल टोटल की यदि बात की जाए तो उसने टाइम लगाया है, कुल टोटल की यदि बात करें तो 285 किलोमीटर है कुल टोटल, और ये दूरी वो चलता है कितने में, 6 घंटे में चलता है। कुल टोटल की बात करें तो इतना है। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे हम। दोनों में कम वाली चाल देख लो, 40 और 55 में कौन सी है, 40। माना कि वो यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि चलता तो 6 घंटे में कितना चल पाता, 6 घंटे में कितना चलता। यदि वो 40 से चलता तो हम कहेंगे यदि वो 40 से चलता तो 6 घंटे में कुल टोटल कितना चल पाता, 240 किलोमीटर ही चल पाता। लेकिन वो चला है 285, यानी कि जो ये 55 की यदि बात की जाए तो 40 से जो 55 कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो जो ये 15 अधिक है इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा आया है। तो 15 किलोमीटर की चाल की वजह से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की वजह से कितना अधिक आया है। तो आप 285 में से 240 घटा दोगे तो कितना बचा आपका, 45 बचा। यानी कि ये चाल है और इसकी वजह से ये 45 किलोमीटर अधिक चला है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो 45 किलोमीटर दूरी चली गई है वो किस वजह से, 15 की वजह से। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, बी को लगने वाला समय। यदि मैं इसको बी मानूं, इसको ए मानूं, तो बी का समय हम निकाल सकते हैं यहां से कि जो 45 उसने चली है 15 की स्पीड से, तो उसको समय लगा कितना, 3 घंटे। यानी बी को 3 घंटे लगा है, तो कुल टोटल दूरी कितनी, कुल टोटल टाइम कितना था, 6 घंटे था। तो यदि बी को 3 घंटे टाइम लगा है तो हम कह सकते ए को भी तो 3 घंटे लगा होगा, क्योंकि कुल टोटल तो 6 घंटे है। तो हमारे पास दोनों का अलग अलग टाइम आ चुका है। अब ट्रेन द्वारा चली गई आपको दूरी बतानी है। आपके पास चाल है 55, टाइम है 3, तो आप दूरी भी निकाल सकते हो। तो दूरी कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे चाल को आप समय से मल्टीप्लाई कर दो। यदि इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। ये आपकी दूरी आ चुकी है। बस इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 57 की बात करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। व्यय का अनुपात 3:2 दे रखा है। यदि दोनों में से हर का ये 2,500 रुपए की बचत करता है, दोनों की बचत बराबर है, तो देखो हमारे पास आय का अनुपात सबसे पहले 4:3 लिख दिया। व्यय की बात करते हैं 3:2 हो गया है। अब देखो दोनों का जो है बचत बराबर है, तो हमें क्या करना है, आय क्या होता है, आय आपका होता है व्यय प्लस बचत के बराबर होता है। तो मैं यदि व्यय में से आय में से यदि बचत घटा दूं, आय में से व्यय घटा दूं, तो मेरा बचत बचेगा, वो दोनों का बराबर आना चाहिए। यानी कि इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए। नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बचत है वो बराबर दी गई है कि इसकी भी बचत इतनी है और इसकी भी बचत इतनी है। नहीं है बराबर तो फिर अलग मेथड होता। यहाँ पर बराबर दिया गया है तो काफी आसान हो गया है। यानी कि यहाँ भी अंतर 1 है और यहाँ पर भी अंतर 1 दिया गया है, और ये एक कितने के बराबर होगा, एक्चुअल में 250 के बराबर होगा, क्योंकि आय में से व्यय घटाते हो तो वही तो हमारा बचत होता है। तो एक बचत है जिसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आपको 2,500 है। उसने ए और बी की आय पूछी है, तो एक की वैल्यू यदि 2,500 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कहूंगा 7500
और 4 की वैल्यू की बात करते हो तो कितनी हो जाएगी, 100 इतना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जहां पर आपको यहाँ पर 10,000 और 7500 हो चुका है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 58, एक वस्तु को 200 रुपए विक्रय करने पर 25% का लाभ होता है, उस वस्तु के 6 नग इतने में विक्रय करने पर कितना हानि कितना लाभ होता है। या तो आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लो या फिर 6 वस्तु का। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें निकालने हैं, दोनों को या तो आप 6 वस्तुओं में कर दो कि हमारे पास क्रय मूल्य भी 6 वस्तुओं का, विक्रय मूल्य भी 6 वस्तुओं का, तो सवाल आसान हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि विक्रय मूल्य भी 6 वस्तुओं का। तो देखो, एक वस्तु को 200 रुपए विक्रय में बेचने पर, यानी 200 में विक्रय करने पर 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं सबसे पहले एक वस्तु का। 25% का यदि लाभ होता है तो हम लिखेंगे कि 200 रुपए यदि विक्रय मूल्य है तो उल्टा लिख दोगे आप, तो यहां से ये क्रय मूल्य आ जाएगा आपका, ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 5 का भाग दोगे तो 40, 160 रुपए हमारे पास क्रय मूल्य आ चुका है। क्रय मूल्य हमारे पास आ चुका है एक वस्तु का 160 है। कि यदि बात करें तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 960 रुपए आ चुका है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है। अब हम लाभ निकाल सकते हैं। तो देखो, 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य कितना था, 660 था, घटाओगे तो हमारे पास लाभ आ जाएगा, 6 आ गया, ये 9 हो जाएगा, 96 क्या आ चुका आपके पास, लाभ आ चुका है। लाभ परसेंटेज हमें निकालना है, कैसे निकालोगे, 96 क्रय मूल्य 960, 6 वस्तुओं का इंटू 100 कर दोगे तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 10% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। क्वेश्चन 59, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बतानी है। मान लिया राशि 1 थी, कितनी हो गई, अब 6 गुना हो गई है, तो ये आपको मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया। तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, यानी कि ये 1 माइनस कर दो इसमें से, यानी ब्याज कितना गुना हो गया है राशि का, हम कहेंगे मूलधन का, ब्याज 5 गुना हो गया है। कितना गुना हो गया है, ब्याज 5 गुना हो गया है। अब हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि मूलधन दर हमने मान लिया x, कितने साल में हुआ है, 20 साल में, ब्याज कितना हो गया है, 5 हो गया है, बटे 100 करते हैं इधर, ये x का मान आप निकाल दो, x मेरी दर है, तो 5 इंटू 100 बटे 20 करोगे तो ये आपका 25% दर आ गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 60 की बात करें, लास्ट सवाल है। अब देखो, 81 की पावर इतना दे रखा है आपको, 3/4 दे रखा है। तो सबसे पहले आप या तो 3 को क्यूब कर सकते हो या इसकी पावर 1/4 कर सकते हो। तो मैं 1/4 करना ज़्यादा आसान है, तो हमने इस प्रकार से कर दिया और बाहर लिख दिया 3, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 3 1/4 से मल्टीप्लाई होके इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब 81 का आपको 1/4 करना है, कितना हो जाता है पावर, तो 81 की पावर यदि 1/4 है तो हम इसको लिख देंगे 3 लिख सकते हैं, 3 लिख दिया। अब आपको 3 का बाहर कितना बचा है, 3 का क्यूब, तो ये आपका 27 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। तो दोस्तों, यहां पर आज का अपना पेपर हो चुका है कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, और यदि अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ।